इस वक्त उत्तर प्रदेश में कप सिरप मामला बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है और इसमें तमाम नामचीन बड़े लोगों, पैसे वालों का, राजनीतिक रसूख वालों का और बाहुबली लोगों का नाम सामने आ रहा है। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर जी हमारे साथ हैं, जिन्होंने इस मसले पर चिट्ठी भी लिखी है सरकार को कि इस पूरे मामले की सीबीआई से जांच हो, केंद्र सरकार को लिखी है। तो सर, आपने सीबीआई ईडी से जांच क्यों लिखी है? आपको क्या यूपी पुलिस से भरोसा नहीं है क्या? नहीं, इस मामले में तो मुझे यूपी पुलिस पे बिल्कुल भरोसा नहीं है और इसके कई महत्वपूर्ण कारण हैं। पहली बात तो यह है कि यह नई बात नहीं है और एक लंबे समय से यह मामला चल रहा था। जो औषधि विभाग है, वह पुलिस विभाग है, वह जो एसटीएफ पुलिस का ही हिस्सा है, वह जानकारियां ये आ रही हैं कि इन सबों को ये बातें लंबे समय से ज्ञात थी, सब कुछ चर्चा में थी, जानकारी में थी और मिली भगत से हो रहा था। और ऐसी स्थिति में जब सब कुछ हो रहा था और यह इस बात की आम मान्यता है, आम स्वीकार्यता है कि जो कुछ भी हो रहा है वह बस इतना ही भर की चीज़ें कंट्रोल में रहें। जैसे कि कहा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एओ ह्यूम ने बनवाया ताकि प्रेशर वाल्व के रूप में यूज हो। तो यह चर्चा है कि जो कोई भी कार्रवाई हो रही है वो प्रेशर वाल्व के रूप में हो रही है, दिखावटी हो रही है और मूल लोगों को बचाने के लिए हो रही हैं। इस बात की भारी चर्चा है और इन स्थितियों में मुझे उत्तर प्रदेश पुलिस पे, एसटीएफ पे इस संदर्भ में, इस प्रकरण में लेश मात्र भी भरोसा नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है वह मुझे केवल दिखावटी और ऊपरी कार्रवाई दिख रही है। आप कह रहे हैं कप सिरप मामले में जो यूपी पुलिस जांच कर रही है वो टाइम पास है और टाइम किलिंग है, टाइम किल कर रही है, खाली किसी तरह से समय निकाल रही है कि मामला ठंडा हो जाए, मीडिया ट्रायल कम हो जाए, फिर उस पर वो लिपापोती कर देगी। मैं 100% यह मान रहा हूँ कि यह दिखावटी और मात्र उतने भर में ही जितने भर में काम हो जाए, क्योंकि आप घटनाक्रमों को जैसे देखिए तो अचानक कुछ न कुछ हो जाता है और ऐसा हो रहा है जैसे कि ये बिल्कुल ही सिंक्रोनाइज ढंग से चीज़ें चल रही हों। अचानक कोई कहीं पकड़ा जा रहा है, किसी के पिता कहीं पकड़ लिए जा रहे हैं, जिसको भागना है वो भाग भी जा रहा है और जो बड़े नाम आ रहे हैं उनसे पूछताछ तक नहीं हो रही है। श्री धनंजय सिंह के बारे में कई बार चर्चाएँ हो रही हैं, बार बार चर्चाएँ सामने आ रही हैं। वाराणसी के 2-3 लोग हैं जिनके बारे में प्रथम दृष्टया इस प्रकार के आरोप लग रहे हैं कि उनकी शुभम से और अमित सिंह टाटा से नज़दीकियाँ थीं। नीलकंठ तिवारी जो पूर्व मंत्री हैं, उनके संबंध में इस प्रकार की चर्चाएं आ रही हैं। जो मिस्टर दयालु हैं, मंत्री हैं, उनके बारे में आ रही है। एक अम्बरीश सिंह भोला साहब हैं जो मुख्यमंत्री जी के नज़दीकी माने जाते हैं, बेहद नज़दीकी कहे जाते हैं, उनके बारे में चर्चाएँ हैं। वीडियो, ऑडियो वगैरह, ऑडियो तो नहीं कहूँगा, वीडियो वगैरह आई हैं जिसमें उनके साथ दिख रहे हैं। इस बात की आम मान्यताएं हैं कि इन लोगों से पूछताछ होनी चाहिए, इनकी भूमिका हो सकती है। अब किस हद तक है यह जांच का विषय है, संरक्षक के स्तर का है या उसमें संलिप्तता के स्तर का है या साथ के स्तर का है, लेकिन बड़े नाम आ रहे हैं। उन नामों की ओर देखा भी नहीं जा रहा है और मैं यह देख पा रहा हूँ या मैं समझ रहा हूँ कि यह कॉस्मेटिक ढंग से चीज़ें चल रही हैं। तो सर, क्या कफ सिरप माफिया को जौनपुर से लेकर बनारस तक के नेताओं और बाहुबलियों का संरक्षण हासिल था, जिस तरह से आपने आरोप लगाए अब तक? मुझे यह बहुत ज़्यादा दिख रहा है। श्री धनंजय सिंह के तो इतने ज़्यादा, मैं कहूँगा कि इतने ज़्यादा वीडियो, फोटो, उनका प्रेजेंस दिख रहा है। वो कह भी चुके हैं कि अमित सिंह मेरा टाटा छोटा भाई है। उनका वो स्टेटमेंट आ रहा है, कई वीडियो आ रहे हैं जिसमें वो खुलेआम उनका समर्थन कर रहे हैं। कई निजी पार्टियां दिख रही हैं जिनमें उन लोगों की सहभागिता है, उनकी उपस्थिति है आपस में। मैं यह कहना चाहूँगा कि उसी प्रकार से नीलकंठ तिवारी जी के साथ उनके वीडियो, फोटो वगैरह आ रहे हैं। आपको अम्बरीश सिंह भोला के साथ आ रहे हैं। यह इस बात को वाराणसी से मुझे न जाने अगणित लोगों ने यह कहा, बताया, जानकारी दी। सबके पास हमेशा एविडेंस नहीं रहते हैं, लेकिन उनका कहना है कि इन लोगों की भूमिका जांच के घेरे में है, इनकी भूमिका संदिग्ध है। यह माना जा रहा है, यह कहा जा रहा है कि उनसे इनके, जिसको हम लोग 60 गांठ कहते हैं, लाख गांठ कहते हैं, होने की पूर्ण संभावना बताई जा रही है। यद्यपि इनकी एग्जैक्ट भूमिका क्या है उसके बारे में निश्चित रूप से मैं चूँकि अभिलेखीय रूप से कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ, अतः मैं इतनी मांग करता हूँ कि इनकी उच्च स्तरीय जांच हो, निष्पक्ष जांच हो।
सर, आपने अभी लिखित में आरोप लगाया और कार्रवाई जांच की मांग करी है आपने कि इस कप सिरप सिंडिकेट का एक एसटीएफ का बर्खास्त सिपाही आपने कहा था पकड़ा गया था, लेकिन उसको छोड़ दिया गया ऊपरी दबाव के बाद। देखिए, एक जो मुझे नाम याद आ रहा है, आनंद सिंह या क्या नाम है, आलोक प्रताप सिंह है यह, और जो मेरी जानकारी है वह लूट कांड में ही उनकी बर्खास्तगी हुई। मुझे जो बताया गया है कि बाद में किसी और विभाग में भी शायद उन्होंने सरकारी नौकरी प्राप्त कर ली, ऐसा बताया गया है। यह अपुष्ट है, लेकिन मेरी जो जानकारी है, मुझे यह जानकारी दी गई है कि उनको एक आवास भी, उनका एक आवास काफ़ी कई करोड़ का एक आवास बना है, ऐसी जानकारी दी गई है, जो धनंजय सिंह जी के घर के आसपास ही बना है लखनऊ में, ऐसा मुझे बताया गया। 5-7 करोड़ रुपए में, ऐसी चर्चा है, हाल में इसमें गृह प्रवेश हुआ था। और यह बताया गया है कि वो लोग जो है उज्जैन से आ रहे थे, उन्हें लखनऊ में उनके घर के पास ही कहीं पकड़ा गया। यह बताया गया है कि ये सब जानकारियाँ दी गई हैं, इनके कोई मुझे वीडियो ऑडियो एविडेंस नहीं प्रेजेंट किए गए हैं। मैंने उसके आधार पर जांच की मांग की है कि उसमें जो बुलेट प्रूफ गाड़ी बताई गई, पैसा, अवैध हथियार और खुद इस आलोक सिंह जो हैं उनकी उपस्थिति की बात। लेकिन यह बताया गया है कि एक बड़े अफसर हैं एसटीएफ के, उनकी इनमें से कुछ माननीयों के साथ अच्छे संबंध की बात और उनके दबाव में उनको छोड़ देने की बात। मैंने डीजीपी को लिखित रूप में उन सबों के नाम दिए हैं। उनके नाम मैं इस आधार पर सार्वजनिक नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पास इसके भी पुख्ता सबूत नहीं हैं। लेकिन निश्चित रूप से यदि मेरे पास उस बात के कोई फ़ोटो वीडियो वगैरह आएंगे तो मैं उस पुलिस अफसर का नाम और उस जो माननीय हैं उनके नाम भी सार्वजनिक करूंगा। लेकिन यह जांच का विषय है, अगर चर्चाएं हो रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि एक फ़र्द की एक कॉपी भी वो मेरे ख्याल से आपके पास भी आई होगी, मेरे पास भी आई। मुझे जो बताया गया वह यह बताया गया कि एसटीएफ में भी ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं, जो भाई एक पक्ष से नाराज़ हैं, उनमें हर जगह गुटबाजी हो ही जाती है। तो एसटीएफ के लोग ही, बल्कि वह फ़र्द भी, जिस प्रकार से फ़र्द एक गोपनीय अभिलेख था, जिस प्रकार से लीक हुआ, जिसमें कि ये आलोक प्रताप सिंह की तमाम कंपनियों का जिक्र है, तमाम लोगों के ईमेल, तमाम लोगों के मोबाइल नंबर, तमाम लोगों के अन्य जानकारियां बड़े ठोस ढंग से उस पेज में लिखी हुई हैं, जो इसकी कॉपी मेरे पास भी है, आपके पास भी होगी। तो वह एसटीएफ के ही लोगों ने अंदरूनी ढंग से लीक की है। और यह सूचना किस प्रकार से अरेस्ट हुआ, ये सब चीज़ें हुई और इस प्रकार एसटीएफ मुख्यालय ले जाके छोड़ा गया, जो आरोप है, यह जांच का विषय है। लेकिन यही वो बातें हैं जिस प्रकार से जो बड़े नाम आ रहे हैं उनसे पूछताछ तक न करना। उनमें से एक बड़े नाम धनंजय सिंह जी ने तो स्वयं कहा है कि सीबीआई की जांच हो। उन्होंने कहा मैं पत्र लिख रहा हूँ, वो पत्र लिखा है कि नहीं उन्होंने, मुझे नहीं पता, अभी सार्वजनिक पटल पे नहीं आया है। लेकिन उस पत्र और अन्य तथ्यों के आधार पे एसटीएफ के बारे में जिस प्रकार के तथ्य सामने आ रहे हैं, एसटीएफ का जो इतिहास भी एक लंबा इधर रहा है, यानी एसटीएफ के बारे में मैं कह सकता हूँ कि निश्चित रूप से जिसको अंग्रेजी में पार्टिजन कहते हैं, यानी विद्वेषपूर्ण कार्रवाई की, उन पर गंभीर आरोप लगते रहे हैं। कुछ माफिया उनको प्रिय, कुछ माफिया अप्रिय। कम से कम 3-4 ऐसे लोग हैं जो अब दिवंगत हो गए। वो माफिया निश्चित रूप से थे मुन्ना बजरंगी, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी। इन लोगों ने लिखित रूप से कहा कि मेरी हत्या होगी और मेरी हत्या, उन्होंने नाम लिया। मुन्ना बजरंगी की बीबी तो मुझे याद है कि 1 हफ्ता पहले से कह रही थी कि मेरे पति की हत्या होने जा रही है, और उन्होंने नाम लिया था श्री अमिताभ यश का। उस समय सन 21 की बात है या 22 की, उन्होंने बाय नेम कहा था कि ये व्यक्ति श्री अमिताभ यश मेरी हत्या, मेरे पति की हत्या करा देंगे, इस तरह करा देंगे, जेल बदल के करा देंगे। और जेल बदला। जिस रात वो झांसी से पहुँचे उसी सुबह, यानी रात में करीब 9 या 10 बजे बागपत जेल पहुँचे, सुबह उनकी हत्या हो गई। और जेल में वहाँ पर तमाम चीज़ें, समझ लीजिए कि मुझे भी जेल में रहने का अवसर मिला है 7 महीने। जेल के अंदर कोई भी जेल का अफसर भी आता है, न्यायाधीश भी आते हैं, तो लिखा जाता है। और न जाने कैसे हथियार पहुंच गए, अत्याधुनिक हथियार पहुंचे, एक से अधिक हथियार पहुंचे, एक से ज़्यादा मौतें हुई। तो इस और लगभग वही बात अतीक अहमद कहते रहे कि मुझे लाया जाएगा, मरवाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात जीवा का देख लीजिए, इनमें से किसी मामले में भी
जो सेकंड लेयर है, यानी कि जो सामने फ्रंट पर्सन था, किलर था, उसके अलावा कोई सामने नहीं दिख पाया। यानी ऐसा लगा जैसे कि एक आदमी ने जाके स्क्रिप्टेड कर दिया। इन बातों से एसटीएफ पर मुझे इस संदर्भ में, इस प्रकरण में शून्य भरोसा है और मेरी यह मांग है, मेरा यह मानना है कि यह मामला सीबीआई को जाना चाहिए। सर, लखनऊ के पत्रकार, जाहिर बात है कि अब तो डर का माहौल है, कोई खोल के बोलता नहीं, इशारों में ही बात करता है। लखनऊ के तमाम बड़े पत्रकार लिख रहे हैं कि इस कप सिरप मामले की जांच जिस अधिकारी को दी गई है वो खुद उपकृत हैं। निश्चित रूप से देखिए, अब जैसे मैंने कहा कि एसटीएफ इसकी जांच कर रही है। एसटीएफ पिछले एक लंबे समय से बहुत भारी विवाद में रहा है। आश्चर्य की बात है, ठाकुर फोर्स भी नाम दिया गया उसे। आश्चर्य की बात यह है कि उसके अफसर अब जैसे अमिताभ यश जी हैं, 8 साल से एसटीएफ में लगातार हैं, 8 साल से इतने गंभीर आरोप लगे। जैसे हम लोगों का अंग्रेजी में शब्द है सीजर्स वाइफ। न्याय में कहा जाता है न्याय सिर्फ होना नहीं चाहिए, होते हुए दिखना चाहिए। यहाँ एक औरत कहती रही, मुन्ना बजरंगी की पत्नी शायद सीमा सिंह जी नाम उनका, जहाँ तक मुझे याद है, वो कहती रही कि यह व्यक्ति मेरे पति की हत्या इस प्रकार करवा देंगे। रिकॉर्ड पे है, मुन्ना बजरंगी का कॉन्फ्रेंस की थी लखनऊ में सर, और उनके पति ने लिखित रूप में दिया था कि एसटीएफ के लोग झांसी जेल में आए हैं, मैं जहाँ जाऊँगा वहाँ जाएंगे, हत्या, वो लिखित में दिया, हत्या हो गई और किसी ने उसकी जाँच तक नहीं की। श्री अमिताभ यश पे जैसे ही एसटीएफ के उस समय आईजी थे, एक पंजाब के टेररिस्ट का 1 करोड़ या 2 करोड़ रुपए उनको देने के आरोप लगे, गंभीर आरोप लगे। शामली में छूटे थे, एक दिन में ऐसे आरोप लगे थे। आनंद कुमार जो हैं वह गए पंजाब, न जाने क्या जांच किया, एक दिन में क्लीन चिट मिल गया, समझ लीजिए। तो इस प्रकार के गंभीर आरोप लग रहे हैं, उस अफसर को लगातार रखा जा रहा है और उन पर हर व्यक्ति एक पक्ष है जो पुष्पित पल्लवित होते दिख रहा है। इसी सरकार में जो लगातार, मतलब मैं कहूँगा, बड़े बड़े दावे करती है, इसी सरकार में एक व्यक्ति श्री ब्रजेश सिंह मेरे ख्याल से 20 या 25 या 36 साल बाद जेल से बाहर आए। बहुत दिनों तक, 1 दशक तक फरार रहे हैं। तो समझ लीजिए कि जो सरकार कहती है कि हमारे यहाँ अपराधी ऊपर रहता है या जेल में रहता है, उनके यहाँ एक व्यक्ति इतने दिनों बाद जेल से बाहर आए। 40+ मुकदमे हैं। हाँ, 40+ मुकदमे हैं। इतने जो मुलायम सिंह जी पर आम तौर पे ये था कि अपराधियों के प्रति सॉफ्ट हैं, यह एक आरोप लगता रहता था, उनके समय भी नहीं आए। और इस सरकार में जो अपने आप को टफेस्ट सरकार कहती है वह बाहर आए। सुरेंद्र भाटी पश्चिम में वो बाहर आए। तो कुछ लोग तो लगातार जो है, जिनके प्रति सॉफ्टनेस, किनके प्रति हार्डनेस, और ये इतना ज़्यादा दिख रहा है इस गवर्नमेंट में, और उसमें एसटीएफ एक इम्पॉर्टेंट टूल है। ऐसी स्थितियों में मेरा यह मानना, मेरी यह मांग कि इसमें एसटीएफ से जांच न हो, मुझे नहीं लगता किसी प्रकार से गलत है। और दूसरी बात कि ईडी की जांच की मांग मैं इसीलिए चाहता हूं क्योंकि कुल मिला के ये फाइनेंसेस का मामला है। कई लोगों के बारे में कहा जा रहा है कि आज से 2 साल 4 साल पहले वो सड़क पे थे या बहुत कमज़ोर आर्थिक स्थिति में थे, और चूंकि इसमें बिल्कुल पानी की तरह पैसा बहा, इलीगल मनी था, अवैध पैसा था, इजी मनी था, तो देखते देखते उनकी इमारतें खड़ी हो गई, उनके तमाम गाड़ियां आ गईं। तो ईडी भी इसमें एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, क्योंकि मालूम हो कि सोर्स ऑफ मनी क्या रहा और राइज ऑफ मनी कैसे हुआ। सर, आज कुछ अखबारों में ये भी छपा है कि कप सिरप माफिया ने दुबई में 175 करोड़ का होटल ख़रीद लिया और कई तमाम इन्वेस्ट किए हैं, और इस होटल में यूपी के बड़े पुलिस ऑफिसर्स के फैमिली, जब वो उन्हीं के पैसे से हॉलीडे पे गए तो उन्हीं होटल में स्टे भी किया है। देखिए, वाराणसी के एक बहुत सीनियर पुलिस अफसर हैं, उनके बारे में भी मुझे भी कुछ लोगों ने बताया है कि वो भी गए, ऐसी चर्चा है। और कुछ फोटोग्राफ्स उसने कहा है कि मुझे भी प्रोवाइड करेंगे, मुझे नहीं पता वो प्रोवाइड कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो इस बात को मुझे, बल्कि आज मैंने यह अखबार में पढ़ा, उन्होंने कल ही या परसों मुझे इस तरह की बात बताई थी कि वाराणसी के एक सीनियर पुलिस अफसर हैं, उनके बारे में भी यह चर्चा है कि वह भी गए थे और उपकृत हुए। इस प्रकार की चीज़ें मैं नहीं समझता कि असंभव है, जितने लार्ज स्केल का यह मामला दिख रहा है। और अब तो और छोड़ दीजिए, एसटीएफ ने अपने सरकारी अभिलेखों में ही 100 करोड़ की बात तो उन्होंने खुद लिखी है।
तो सर क्या लग रहा है कि कार्रवाई हो पाएगी या फिर ये छोटी एक दो क्या कहते हैं मछलियों का कुर्बानी देकर जो मगरमच्छ हैं वो बच जाएंगे? देखिए, अगर होता तो ऐसा ही है सर। अगर यह सीबीआई वगैरह को गई, मुझे सीबीआई संस्था, देखिए हर संस्था की कमियां होती हैं, हर संस्था कहीं ना कहीं से सीबीआई तक को पैरट कैरट सब तो कहा ही गया, लेकिन यह जरूर है कि वहाँ कम से कम जैसे यहाँ के जो नामचीन हैं, दिल्ली पहुँचते पहुँचते जैसे एक आजकल लोग कहते हैं घर में शेर बाहर ढेर वाली बात जो कहते हैं, तो यहाँ के जो शेर हैं वहाँ दिल्ली पहुँचते पहुँचते कुछ लोग ढेर हो जाते हैं। लखनऊ में रौला चलता है, दिल्ली में उतना नहीं चल पाता है। हाँ, तो वह जो रौला जो है वो वहाँ कम होने की संभावना रहेगी। ईडी भी अगर शामिल हो जाएगी, सीबीआई शामिल हो जाएगी, तो कुछ अगर मैं कहूँगा बिल्कुल टॉप पे नहीं तो कम से कम मिडिल लेवल तक तो मामला पहुँच जाएगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। अगर एसटीएफ जिस पर खुद निगाहों में है, जिस पर खुद गंभीर आरोप हैं, जिसके मुखिया लगातार तमाम विवादों में घिरे रहे हैं और उसके बाद भी एक ही पद पे लगातार एक आश्चर्यजनक ढंग से 8 या 9 साल के रिकॉर्ड समय से हैं, उस एजेंसी द्वारा मेरी समझ में कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो न्याय हित में हो। सिर्फ वही होगा जो पॉलिटिकली सूट कर रहा हो। सर आरोप ये लगते हैं कि आप जैसे कह रहे हैं कि दिल्ली किस एजेंसियां जांच करें, केंद्र सरकार की एजेंसियां जांच करें, लेकिन मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि वो बिल्कुल भेदभाव नहीं करते और जीरो टॉलरेंस रखते हैं इस तरह के क्राइम के प्रति। देखिए, ये कहते हुए मैं छोटा आदमी हूँ और अब वो बहुत बड़े आदमी हैं, कल को प्रधानमंत्री हो सकते हैं, लेकिन मुझे यह कहते हुए गुरेज नहीं हो रहा है कि सामाजिक रूप से बड़ा व्यक्ति होना एक चीज़ है और सत्य के प्रति अनुराग रखना दूसरी बात है। मुख्यमंत्री महोदय की तमाम बातें मैंने स्पष्ट रूप से असत्य पाया है, सत्य से परे पाया है, तथ्यहीन पाया है। और इतना ही नहीं, मैंने उनके कार्य स्पष्ट रूप से विभेदकारी पाए हैं। कभी वर्ग, कभी जाति, कभी धर्म के आधार पर वैमनस्य फैलाने वाले, लोगों में परस्पर बांटने वाले, केवल राजनीतिक लाभ से प्रेरित मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ ने वह काम किया जो किसी ने नहीं किया। उन्होंने माफियाओं को 2 वर्ग में, मेरे माफिया बनाम तेरे माफिया में परिवर्तित कर दिया। कुछ लोगों को ऊपर पहुंचा दिया गया, जिसमें लगातार शंका उच्चतम स्तर तक जा रही है। और देर सवेर, क्योंकि देखिए अगर मुख्यमंत्री महोदय ने स्वयं सन 85 में ही शायद हुआ था, 85 या जिस 80 या 85 के जो सिख दंगों की फाइलें अगर उन्होंने 40 या 39 साल बाद खोली, तो उन्हें नहीं भूलना चाहिए कि आज की हुई घटनाओं की फाइलें भी भविष्य में खुल सकती हैं और वो बहुत ऊपर तक जा सकती हैं। और आज जो व्यक्ति डर के मारे मान लीजिए चुप बैठा है, कल को वह गवाह हो सकता है, वो सच्चाई सामने लाने में मददगार हो सकता है। क्योंकि जिस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं, मैं फिर आऊँगा, अतीक अहमद और उनके भाई की हत्या का मामला देख लीजिए। कोई भी व्यक्ति अपने सेंसेज में यह विश्वास नहीं कर सकता कि 3 लड़के आएंगे इस तरह मार देंगे। उनकी इतनी हिम्मत होगी, अगर वो वास्तविक उस तरह की घटना होती तो वो तीनों मरे पाए मिले होते। क्योंकि इतनी पुलिस और कुछ करती नहीं करती, कम से कम लड़कों को मार डालती, क्योंकि उनको और कुछ नहीं सूझता। तो ये सूझता कि भाई जो है क्या पता क्या होगा। हाँ, हत्यारे थे वो तो। हाँ, हत्यारे थे वो उस समय, जो इतनी जरूर करती, वह बच गए। उनको समझ सम्मान, उनको जेल पहुंचा दिया गया, मामले को भूल जाया गया। यह भूलने लायक बात नहीं है। जब हालात बदलेंगे तो इसके पीछे की तहों में लोग जाएंगे। जीवा की हत्या हुई इसी कोर्ट में, मैं भी गया था। हम लोगों ने देखा कैसे कोई कर देगा। एक आदमी वाली कोई वकील की भूमिका में आया और कुछ नहीं हुआ, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। तो इन सबों के पीछे कहानियाँ हैं। ये कहानियाँ कहाँ तक जाती हैं, इनके राज निश्चित रूप से भविष्य में खुलेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। सर तो ये तो तमाम बातें हो गई, कप सिरप से लेके आपने तमाम चीज़ों पर भी सवाल उठा दिए। तो अभी कप सिरप का मामला सर कुछ सोशल मीडिया पे कुछ पत्रकारों ने उठाया था, उसके बाद ये इशू बन पाया। बाकी चैनल और अखबारों ने तो बिल्कुल इसको घोल के सिरप की तरह पी ही लिया था। देखिए, वो तो एक तीसरी कहानी है जो आप और हम सभी जानते हैं। इस जगह भी श्री आदित्य, चूँकि उनकी ताकत, और इस समय मैं कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की ताकत यही है कि उन्होंने, जैसे कि कहिए कि
प्राथमिक स्टेज पर ही लगाम लगा दिया है। और जो कहावत है कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, यानी कि जब एक इंडिपेंडेंट मीडिया ही नहीं रहेगा, जब वह फैक्ट्स प्रेजेंट ही नहीं करेगा, जब लोगों तक जानकारी, आपके जैसे यूट्यूबर, मेरे जैसे खुदरा लोग, मैं अपने आप को खुदरा ही आदमी कहूँगा, जब तक वह कितना चिल्लाएंगे, हमारी आपकी ताकत है, आपको कितने लोग देखेंगे, मुझे कितने लोग सुनेंगे। और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसको शांत कर दो, किसी को डरा के, किसी को धमका के, जो अंग्रेज करते थे बाय कैरेट और बाय स्टिक, तो कैरेट स्टिक से उनको शांत कर दिया गया है। वह तो फिर भी ईश्वर की नेमत है कि उन्होंने जो मेन स्ट्रीम मीडिया को जो पूरी तरह थ्रॉटल कर दिया गया, तो कम से कम आप लोगों को ला दिया है कि कम से कम एक ऑल्टरनेट वॉइस तो है, जिसको कहते हैं नक्कार खाने में तूती की आवाज़ तो है, कम से कम एक रोशनी और चिराग तो है। भाई लोग कहते हैं कि नहीं कुछ अनिल के पास जाएंगे तो अनिल बाबू कहेंगे तो हो सकता है कोई सुन ले। तो अनिल बाबू जैसे अब आप भी उस एक समय उस मेन स्ट्रीम मीडिया में थे, ईश्वर ने आपको बुद्धि दी, विवेक दिया, आपको सौभाग्य दिया, इस ऑल्टरनेट वॉइस को लोग ला पा रहे हैं और सोशल मीडिया उसको रेमिफाई कर रही है। तो जो थोड़ी बहुत आपकी हमारी आवाज़ है यहाँ सुनी जा रही है, लेकिन यह है कि कुछ नहीं होने से फिर भी एक ज़्यादा है। बिल्कुल सर, आखिरी सवाल, तो आपको उम्मीद है इस मामले में सर, कप सिरप मामले में इतने मासूमों की जान गई, इसको नशे के लिए तस्करी किया गया बांग्लादेश तक, तमाम दूसरे स्टेट्स में, तो इसमें अभी तक तो सर कोई वही दिख रहा है कि जो छोटे हैं मछलियां हैं उन्हीं पर ही क्या कहते हैं आधे अधूरे मन से कार्रवाई दिख रही है सर। देखिए, ये तो अपने देश की आमतौर पे विडंबना है, इसी मामले में नहीं, ज़्यादातर मामलों में समस्या अगर कोई है तो आप और हम हैं, हमारे जैसे लोग हैं जो मतलब दुर्भाग्य से, उत्साह से लबरेज रहते हैं, कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सत्यता सामने आ पाए। हम लोग अपना प्रयास करेंगे, दबाने वाला अपना प्रयास करेंगे, उभारने का हम और आप प्रयास करेंगे। तो सर ऐसा तो नहीं है कि हमको आपको पता है मोदी जी, अमित शाह को चीज़ें नहीं दिख रही, उनको उन तक की खबरें नहीं जा रही हैं? नहीं, देखिए, आपने जिन साथियों के या जिन बड़े लोगों के नाम लिए, तो उनका उद्देश्य सत्ता में रहना है, उनका उद्देश्य सत्य से कुछ, ये आप भी जानते हैं, आप तो हम लोग सभी जानते हैं कि मतलब उनको कौन सा डिटर्जेंट कहा जाता है कि जो जहाँ चला गया उनके पास वह वॉशिंग मशीन और डिटर्जेंट है, तो वो लोग, उनके लिए सत्य से कोई मतलब, वह सत्य का रोग एक खतरनाक रोग है जो हमारे आपके जैसे लोग पाले हुए हैं और अपना ही नुकसान उठा रहे हैं। कीमत भी चुकानी पड़ती है। हाँ, लेकिन उनके लिए मैं नहीं समझता हूँ कि उनके, जैसे आपने आदित्यनाथ जी का नाम लिया, आदित्यनाथ जी के लिए सत्ता महत्वपूर्ण है, उनके लिए सत्य असत्य से कोई मतलब नहीं है। जो अपना है वो अपना है, वो सारे गुनाह करे, वो कर ही रहे हैं। उनके अगल बगल आप देख लीजिए, चीफ मिनिस्टर ऑफिस में लगभग कोई ऐसा अफसर नहीं है जिसको लेके गंभीर आरोप नहीं लगे हैं, और सब बने हुए हैं। बिल्कुल, तो देखिए अमिताभ ठाकुर जी का साफ कहना है कि कप सिरप माफिया के खिलाफ जिस कड़ाई से और जिस गति से कार्रवाई होनी चाहिए थी, उतनी सख्त कार्रवाई होती दिख नहीं रही है। और यूपी पुलिस पे अमिताभ साहब को बिल्कुल भरोसा नहीं है। उनका कहना है कि केंद्रीय एजेंसियां, सीबीआई, ईडी अगर इसमें शामिल होगी जांच में, तभी इस मामले की ठीक से जांच हो पाएगी, नहीं तो ये भी मामला लीपापोती का शिकार हो जाएगा। क्यों सर? बिल्कुल मेरा ही मानना है, स्पष्ट रूप से मानना है। बिल्कुल, आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।